हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पादपों में जनन कैसा होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि अपने वंश तथा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। अपनी वंश को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं में क्या है, जनन होना आवश्यक है। सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। जैसे माता पिता से संतति का जनन कहलाता है। पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है और हम सबसे पहले यहाँ पादपों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए हमें पहले पादपों के बारे में पढ़ना होगा। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प है ना, वो पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग कहलाते हैं, इसलिए ये जनन का काम कौन करते हैं, पुष्प करते हैं पादप के अंतर्गत। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग या मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। अब अलैंगिक जनन यानी कि पादप बिना बीजों की सहायता से नए पादप उत्पन्न करने की क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि कोई भी पादप होता है ना, वो बिना बीजों की सहायता से नए पादप उत्पन्न करते हैं, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती है? कायिक प्रवर्धन की विधि, मुकुलन की विधि, खंडन की विधि व बीजाणु निर्माण की विधि। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन की विधि। ठीक है, जनन पादप के कायिक भागों से होता है। यानी कि जनन है वो पादप के कायिक भागों से होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पादप के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? मूल, तन्ने, पत्ती अथवा कली यानी कि मुकुल। ठीक है, जैसे गुलाब है, चंपा है, आलू है, अदरक है, हल्दी है, ब्रायोफिल्म यानी कि पत्ता चटा और कैक्टस। यानी कि आपको मेन बात आपको ब्रायोफिल्म याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई गुलाब के पौधे में कायिक प्रवर्धन होता किस प्रकार। जैसे देखो, गुलाब के पौधे के पर्व संधि से एक कलम या कर्तन काट करके कुछ दिनों तक मिट्टी में दबाकर पानी सींचने से उस कलम से छोटी छोटी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है। यानी कि गुलाब की कोई पौधा है, उससे एक कलम काटेंगे, उस कलम को काट के हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे और उस कलम में हम पानी सींचेंगे कुछ दिनों के लिए। तो धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद उससे वो कलम अपने उगेगी ना, उस कलम से धीरे धीरे ये छोटी छोटी परछाइयाँ निकलने शुरू हो जाती है। इसलिए गुलाब के पौधे से कायिक प्रवर्धन होता है इस प्रकार। देखो, आलू के कुछ टुकड़े करके जमी जिसमें प्रत्येक में आँख निकली हो, मिट्टी में दबाकर पानी डालने पर कुछ दिनों बाद उन टुकड़ों से पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है। अब देखो, पत्ता चटा से किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। पत्ता चटा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएँ होती है। यदि ये पत्ती आर्द्र मिट्टी में यानी कि गीली मिट्टी में गिर जाए तो प्रत्येक कलिका से नया पादप उत्पन्न हो जाता है या प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म देती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादप को जन्म देती है, जिससे शकरकंद है। डालिया यानी कि डहेलिया द्विसर्पी लता का पौधा है, इसमें जड़ों में शकरकंद लगती है। और कैक्टस पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग होकर नए पादप को जन्म देते हैं, प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। कैक्टस पादप है ना, वो अपने मुख्य पादप से अलग होकर के नए पादप को जन्म दे सकता है। अब देखो, कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या क्या होता है। कायिक प्रवर्धन से पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। यानी कि कायिक प्रवर्धन से पादप है वो कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन से उगाए गए पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। यानी कि हम कायिक प्रवर्धन से जो भी पौधे उगाते हैं उसमें पुष्प और फल वो कम समय में ही उत्पन्न हो जाते हैं या आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। यानी कि जो नए पादप होते हैं ना, वो जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। अब दूसरी विधि है मुकुलन विधि, जो कि यीस्ट में होती है। यीस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। यानी कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई निम्न में से मुकुलन विधि द्वारा जनन किस जीव में होता है, तो यीस्ट में होता है। यीस्ट एक कोशिक जीव है। यीस्ट को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। इस विधि सर्वप्रथम कुछ यीस्ट पाउडर लेकर उस पात्र में डालें और पात्र में थोड़ा वे जल व शक्कर डालकर घोलकर और गर्म स्थान पर रख दें। यानी कि उसमें थोड़ी शक्कर और थोड़ा पानी डालकर गर्म स्थान पर रख दें। कुछ समय बाद पात्र से द्रव निकालकर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कुछ कली दिखाई देती है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। यानी कि जो यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब या जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल कर्म से वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग या अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है।
नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर के परिपक्व हो जाती है और फिर नई कोशिका में बंट जाती है, फिर नई कोशिका बनाती है। नई मुकुलन या कली से नए मुकुलन विकसित होते हैं, जिससे एक मुकुलन श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं वे बन जाती है। अब देखो ये मुकुलन में जनन विधि है ना, जो कि यीस्ट में होती है, इस प्रकार होती है। यानी कि ये यीस्ट कोशिका है पूर्ण रूप से, ये धीरे धीरे वो अलग होती जाती है, विकसित होता है, ये नया विकसित होता हुआ मुकुलन। फिर बाद में ये पूर्ण रूप से और विकसित हो जाता है। इसके बाद में ये मतलब अलग अलग श्रृंखलाएँ बन जाती है मुकुलन की, लंबी श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार ये यीस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। अब खंडन विधि शैवाल में होती है, इसको हम स्पाइरोगायरा भी कहते हैं। जलाशय में हरे रंग के अपपक्षी गुच्छे दिखाई देते हैं, ये शैवाल है। यानी कि जलाशय, तालाब, झील होते हैं, वहाँ पर हरे रंग के हमें गुच्छे दिखाई देते हैं, वो कहलाते हैं शैवाल। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल तेजी से वृद्धि कर खंडन द्वारा गुणन करते हैं। जब उनको जल और पोषक तत्व मिलते हैं ना, तो ये शैवाल बहुत ही तेजी से वृद्धि कर वो खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विभक्त हो जाते हैं। ये खंड या टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। मतलब जब शैवाल टूटता है ना, तो इससे एक नया जीव और उत्पन्न हो जाता है। ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ समय शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं और संपूर्ण जलाशय में धीरे धीरे ये फैल जाते हैं। अब देखो बीजाणु निर्माण, यानी कि वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाते हैं। जो वायु में बीजाणु होते हैं ना, उससे कवक उग जाते हैं। जैसे आपने डबल रोटी भी देखा होगा, और जैसे गेहूँ की रोटी होती है ना, उस पर भी ये कुछ समय बाद धीरे धीरे ये मतलब रोटी काली पड़ जाती है, यानी कि उस पर बीजाणु निर्माण हो जाते हैं, जो कि कवक कहलाते हैं। डबल रोटी पर रुई के जाल के रूप में बीजाणु होते हैं। जब वायु चलती है तो वायु में तैरते रहते हैं, यानी कि जब ये वायु चलती है ना, तो ये कवक है वो वायु में तैरते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्के होते हैं। बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल विपरीत परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। यानी कि ये उच्च ताप और निम्न आर्द्रता वाली प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये मतलब वृद्धि कर सकते हैं। अनुकूलन या अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। यानी अन्य जैसे ये उस वातावरण में अपना आपको कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो ये धीरे धीरे फैल जाते हैं और अपने आप में नया जीव विकसित। अब मांस और फर्ण जैसे पादपों में भी जनन बीजाणु द्वारा ही होता है। यानी कि 2 उदाहरण है कि निम्न में से किस पौधे में बीजाणु द्वारा जनन होता है, तो मांस और फर्ण, ये 2 पादप या पौधे ऐसे हैं जिनमें बीजाणु द्वारा जनन होता है। अब है लैंगिक जनन। तो बीजों की सहायता से नए पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन में तो बिना बीजों की सहायता से नए पादप प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में बीजों की सहायता से नए पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। नर एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि इसमें नर व मादा युग्मकों के संलयन से जो संलयन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। यानी कि इसमें नर और मादा युग्मकों के युग्मन है ना, उनसे युग्मनज बनता है। अब इसके अंतर्गत एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, यानी कि ऐसे पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। या तो इसमें केवल एक होता है स्त्री केसर या होता है पुंकेसर, वह कहलाता है एकलिंगी पुष्प। जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरा। यानी कि आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि निम्न में से एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है, तो आप बता देंगे भाई मक्का है, पपीता है, ककड़ी या खीरे। अब है द्विलिंगी पुष्प। जिन पुष्पों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं वे कहलाते हैं द्विलिंगी पुष्प। यानी सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है, ये द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ये सीटेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। इसमें पुंकेसर होता है जो कि नर जनन अंग कहलाता है, और स्त्री केसर होता है जो मादा जनन अंग कहलाता है। नाम से स्पष्ट है कि स्त्री केसर यानी कि मादा जनन अंग। अब देखो, नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न पादपों पर भी पाए जा सकते हैं। यानी कि नर व मादा दोनों एक ही पुष्प पर उपस्थित हो सकते हैं या अलग अलग पादपों पर पाए जा सकते हैं। नर युग्मकों का निर्माण परागकोश के परागण से होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि भाई परागकोश के परागण से किसका निर्माण होता है,
तो आप कह देंगे नर युग्मकों का। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं, यानी कि ये स्त्री केसर के भाग है, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, यानी अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। ये अंडाशय ना, इसके अंदर होते हैं बीजांड। मादा युग्मक या अंड का निर्माण बीजांड में होता है। आपको पूछ लिया जाता है कि भाई बीजांड में निर्माण निम्न में से किसका होता है, तो मादा युग्मक या अंड का निर्माण होता है बीजांड में। और नर युग्मक का निर्माण होता है परागकोश के परागण में। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र स्थानांतरण कहलाता है परागण। यानी कि परागण है वो या परागकण हल्के होते हैं जो मतलब वायु द्वारा या जल द्वारा बहा कर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं, और जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं, अतः इस प्रकार का स्थानांतरण परागण कहलाता है। यानी कि जब कोई कीट है वो किसी पुष्प के पर बैठता है तो वह परागकण है वो उस कीट के पैरों या शरीर पर चिपक जाते हैं। जब यही कीट किसी अन्य पुष्प पर जाकर बैठता है ना, तो वह कहलाता है परागकणों का स्थानांतरण। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर होते हैं या गिरते हैं तो वे कहलाता है स्वपरागण, यानी कि उसी पर गिरते हैं वो कहलाते हैं स्वपरागण। और दूसरे पर यानी या दूसरे पर, जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं तो परपरागण कहलाता है। यानी कि जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो परपरागण कहलाता है। ठीक है, ये आप चित्र द्वारा इसे समझ सकते हैं। ये स्वपरागण यानी कि ये वर्तिकाग्र है और ये परागण यानी ये उसी पुष्प की पर गिरते हैं, कहलाते हैं स्वपरागण। ये यहाँ से इसी पुष्प पर जाते हैं तो ये कहलाते हैं परपरागण। भाई पादपों में निषेचन किस प्रकार होता है? नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन या संयोग का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यानी कि युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के संयोग का प्रक्रम वो कहलाता है निषेचन। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। यानी कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई युग्मनज कहाँ विकसित होता है, तो युग्मनज होता है भ्रूण में विकसित। ठीक है, अब देखो फल और बीज का विकास, यानी निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। यानी कि निषेचन होने के बाद अंडाशय वो फल में विकसित हो जाता है, यानी कि फल के रूप में परिवर्तित या निर्माण हो जाता है। जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझा करके नीचे गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। यानी पुष्प अन्य भाग तो नीचे गिर जाते हैं और अंडाशय वो फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं, यानी बीजांड से बीज विकसित होते हैं, यानी कि इसको आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। यानी बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है। बीज में क्या होता है? एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। जो सुरक्षात्मक बीजावरण की बीज आवरण के अंदर होता है जो भ्रूण होता है। ठीक है, फल एक परिपक्व अंडाशय है, यानी कि फल एक क्या है? परिपक्व अंडाशय है। जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है, यानी बीजांड है वो बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है और बीज में ही क्या होता है? भ्रूण होता है। यानी कि बीजांड बीज में विकसित होता है और बीज में होता है विकासशील भ्रूण। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम है, सेब है, संतरा है। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट, यानी कि ये कठोर फल होते हैं। अब ये बीज प्रकीर्णन, जब एक ही प्रकार के पादप प्रकृति के विपरीत स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं वो प्रकीर्णन कहलाते हैं। जब एक ही प्रकार के पादप प्रकृति के अलग अलग स्थानों पर विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रकीर्णन। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। यानी कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवन या वायु द्वारा उड़कर चला जाते हैं या जल के साथ बहकर चला जाते हैं या जंतुओं के साथ चिपक कर या जंतु जुगाली करते हैं तो वहाँ पर दूसरी जगह पर गिरा देते हैं। वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन, यानी कि हवा द्वारा किस प्रकार होता है? देखो, जैसे सहजन यानी कि डोमेस्टिक यानी कि द्विफल, मेफिल पादपों के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज, आँख व सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। यानी कि पवन के साथ उड़कर दूसरी स्थानों पर चले जाते हैं हवा के साथ। अब देखो,
जल के द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतु में होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे नारियल। वे जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? ऐसे पौधे के बीज कांटेदार होते हैं, यानी कि जंतु द्वारा होते हैं वो प्रकीर्णन के इन पौधों के बीजों के वो कांटेदार होते हैं, जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, टेढ़ी, ठीक है, जो जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं। जैसे यूरेना है जेंथियम में, ये जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है। और कुछ बीजों का प्रकीर्णन फल का झटके के साथ फटने से बीज जनक पादप से दूर जाकर गिर जाते हैं, यानी कि जब कोई पादप के फल एकदम झटके के साथ फटते हैं तो वे फल के बीज है वो पादप से दूर जाकर गिर जाते हैं। इस प्रकार भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। जैसे एरंड है, बालसम है। अब क्या है कि बीज प्रकीर्णन से लाभ क्या क्या है? एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि को रोकने हेतु, यानी कि बीज प्रकीर्णन यानी कि एक स्थान पर बहुत ज़्यादा पादप उग जाते हैं, इसलिए उनको एक स्थान पर उगने के रोकने के लिए बीज प्रकीर्णन आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो सके, यानी कि जब कोई पादप एक स्थान पर बहुत ज़्यादा उगते हैं तो इसलिए उसको खनिज तत्व, पोषक तत्व कम मिलते हैं, ठीक है। नई आवासों के अधिग्रहण में सहायक होते हैं, और नई आवासों के अधिग्रहण में क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पादपों में जनन का अध्ययन किया था, जिसमें लिंगी जनन होता है, लिंगी जनन की कौन सी विधियाँ हैं और लिंगी जनन की कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अपनी सीटेट की तैयारी को बेहतर करने के लिए, यानी कि लगभग एनसीईआरटी बुक को ये नोट्स कवर करते हुए बनाए गए हैं। थैंक्स फॉर वीडियो।